गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वर्कशीट का ये 5th पार्ट है। ठीक है, हमने लास्ट वर्कशीट में देखा कि जो नेशनल असेंबली है उसके बाद नेशनल कन्वेंशन आता है। जो रोबेस्पियर होते हैं उनको ग्लूटन कर दिया जाता है। ठीक है, उनकी गर्दन काट दी जाती है सेम तरीके से जैसे वो लोगों की खुद काटते थे। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो चलो। अब होता क्या है, नेशनल कन्वेंशन जो बनता है, ठीक है, वो इनेक्ट करता है एक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अनेक्ट करता है, असाइन करता है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को 5 मेंबर के बोर्ड को। ठीक है, जिसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर रूल ऑफ डायरेक्टरी। आफ्टर द नेशनल कन्वेंशन डायरेक्टरी रूल बिगेन इन द। नेशनल कन्वेंशन के बाद क्या होता है, डायरेक्टरी रूल स्टार्ट होता है। कहाँ पर, फ्रांस में, जो कि 1795 तक लागू रहता है। 1799 तक। ठीक है ना। दिस डायरेक्टरी रूल जो था इतना मतलब इसमें कोई ऑर्गेनाइज नहीं था, क्योंकि जो इसके रूलर्स थे, जो इसमें पर्सन थे, वो करप्ट थे, एक्सपीरियंस नहीं था उनको पॉलिटिक्स का। ठीक है, द डायरेक्टरी रूल वाज क्योटिक एंड फुल ऑफ डिफिकल्टीज। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज empowered टू अपॉइंट द चीफ ऑफ, मतलब उनको पावर दी गई थी, आर्म्ड फोर्सेस को अपॉइंट कर सकते थे, जो संधि वगैरह साइन करनी होती है दूसरे देश के साथ वो कर सकते थे, वॉर के लिए डिक्लेयर कर सकते थे बिहाफ ऑफ फ्रांस। द डिफिकल्टी फेस्ड बाय गवर्निंग बोर्ड्स वर। इन लोगों को डिफिकल्टी क्या हुई, एक तो वॉर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, जो मेंबर थे डायरेक्टरी के, ठीक है, वो काफी ज्यादा इनएक्सपीरियंस थे, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, करप्ट थे। ड्यूरिंग द डायरेक्टरी रूल बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हुई, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो वो अपने घर में पैसे कैसे लेके जाएगा, और घर में पैसे नहीं लेके जाएगा तो घर में भी कलेश बढ़ेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू होता है, जहाँ पे बिल्कुल जो कॉमन लोग होते हैं उसको भी वो छूता है। अगर मतलब देखा जाए कि भाई वहाँ बिल्कुल जो लो लेवल के लोग हैं उन लोगों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, ट्रेड वॉज हॉल्टेड, जो ट्रेड था वो रुक गए थे, फॉरेन पॉलिसी बहुत ही वीक थी क्योंकि पहले ही एक्सपीरियंस्ड है ये लोग। देन इन सच ए सिचुएशन, जो पीपल होते हैं फ्रांस के, उनको लगता है कि काश कोई एक ऐसा पर्सन आ जाए जो फ्रांस में थोड़ी शांति ला दे। ठीक है, तो इसी मौके का फायदा उठाते हैं नेपोलियन वन। ठीक है, नेपोलियन वन आते हैं और उन्होंने काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से इज्जत और सम्मान पाया होता है। कैसे, फ्रांस में बहुत सारी जो मिलिट्री विक्ट्रीज उन्होंने की थी। ठीक है, एस्टेब्लिश द ओनर ऑफ फ्रांस बाय मिलिट्री विक्ट्रीज एंड इवेंचुअली एंडेड द रूल ऑफ डायरेक्टरी एंड एस्टेब्लिश द कंट्रोल ऑफ पावर। तो अब क्या होता है, वो जो रूल था डायरेक्टरी का उसको खत्म कर देते हैं और खुद की पावर एस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं, हमने ये तो जान लिया कि 1795 से 1799 तक तो रहता है डायरेक्टरी का रूल। अब 99 से 14 तक रहता है, दोबारा से मोनार्की आ जाती है। किसके केस में, नेपोलियन वन के केस में। जब 1791 में नेपोलियन वन क्या करते हैं, रूल ऑफ डायरेक्टरी का एंड हो जाता है। अब फर्स्ट कॉन्सुल बनते हैं ये फ्रांस के 1804 में। ठीक है, अपने आप को क्राउन कर लेते हैं, वो एम्परर घोषित कर देते हैं। इम्पेरियलिस्ट रूल है, इम्पेरियलिस्ट रूल स्टार्ट हो जाता है यहाँ से नेपोलियन का। इम्पेरियलिस्ट का मतलब है साम्राज्यवादी, यानी कि अपने साम्राज्य को एक्सपेंशन वो करते ही रहते हैं, वॉर्स के थ्रू, कभी इस देश को हमला कर दिया, कभी उस देश पे हमला कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने पूरी ज्योग्राफी ही चेंज कर दी थी यूरोप की, बहुत सारी विक्टोरियस कैंपेन्स के द्वारा। अब ही इन्वेडेड रशिया, इन्होंने रशिया को इन्वेड किया 1812 में, जो इनकी कह सकते हैं बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि वहाँ की जो सर्दियाँ होती है ना बहुत ही ज़्यादा सीवियर होती हैं और सैनिक भी खुद इतना कुछ कर नहीं पाते हैं। दिस इज वेयर हिज डाउनफॉल स्टार्टेड। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फ्रॉम वेयर द डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन वन स्टार्टेड, तो आपको आंसर देना है व्हेन ही इन्वेडेड रशिया इन 1812 देन हिज डाउनफॉल स्टार्टेड। ठीक है, बिकॉज द कोल्ड ऑफ द रशिया वॉज वेरी सीवियर। ठीक है ना। अब 18 जून 1815 को नेपोलियन को अरेस्ट कर लिया जाता है सेंट हेलेना में, और उसके बाद फाइनली वो हार जाते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नेपोलियन कौन से युद्ध में हारते हैं, तो आपको बताना है बैटल ऑफ वाटरलू में ही डाइड। अब वो उनकी डेथ हो जाती है 1821 में। अब फ्रेंच सिविल कोड जो था इम्प्लीमेंट किया गया था फ्रांस में। नेपोलियन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी ये सिविल नेपोलियनिक कोड को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, द प्रिविलेज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ अ बर्थ वर डिसकंटिन्यूड। जो प्रिविलेज था, ठीक है, कि भाई आप
किसी बड़े अमीर के घर पैदा हुए हो, या आपके फादर ऑफिसर हैं तो आपको भी ऑफिसर की पोस्ट मिल जाएगी, ये वाली चीज़ खत्म कर दी थी कि अगर आप में टैलेंट है तभी आपको जॉब है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाज प्रोवाइडेड अंडर इट। अब भाई अपना जो रिलीजन होता है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, मैं किसी रिलीजन को नहीं मानती या फिर सभी रिलीजन को मानती हूँ, ठीक है, तो डिपेंड करता है, क्योंकि रिलीजन एक ऐसी चीज होती है जिस जो पर्टिकुलर पर्सन पर ही छोड़ देनी चाहिए कि उसको कौन से रिलीजन की बातें अच्छी लग रही हैं। तो ये चीज़ डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया मुझे एक चीज़ लगी थी कि एक इंटरनल चीज़ होती है रिलीजन को, क्योंकि जब हम किसी से प्रेयर करते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं, तो वो हमारा इंटरनल डेवलपमेंट है, हमें बाहर किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी थी कि उस टाइम पे इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी थी नेपोलियन ने। फिर इन्होंने केसेस जो थे, मतलब अब आपके क्रिमिनल केसेस हैं, अब अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है, लोगों को पता नहीं लग रहा कौन सही है कौन गलत है, तो केसेस को भी इन्होंने ओपनली सुनना स्टार्ट कर दिया था। प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, चाहे आप कोई भी हो, अगर जुल्म करोगे या फिर कोई अपराध करोगे तो आपको सेम ही तरीके का ट्रीटमेंट मिलने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, अब आपकी पहले तो ऐसा होता था कि पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी मतलब कुछ होता नहीं था पर्सनल प्रॉपर्टी जैसा, तो इन्होंने इस चीज को भी रिकॉग्नाइज कर दिया था, ठीक है। नेपोलियन ने खुद कहा था कि ये जो मेरा कोड है ना, नेपोलियनिक कोड है, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। माई रियल प्राइड इज नॉट इन द विक्ट्री ऑफ माई 40 वार्स, मेरे 40 युद्धों में जीतना मेरी कोई विक्ट्री नहीं है, बल्कि जो मैंने कोड तैयार किया है वो कभी भी इरेज नहीं होगा, वो बहुत कह सकते हैं एवर लास्टिंग रहेगा, हमेशा उसका मतलब हमेशा वो, एक तरीके से देखा जाए तो उस टाइम में ये चीजें प्रोवाइड कर दी गई थी, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को, ध्यान से समझते हुए करना बच्चा इसको। चलो यहाँ पे इसको कर देते हैं बंद। हम्म तो डिफिकल्टी क्या थी गवर्नेंस ऑफ डायरेक्टरी में? इंग्लिश में क्वेश्चन अगर अभी लगता है कि, वैसे तो देखो कहा जाता है अगर हमें इंग्लिश सीखनी होती है तो हमें सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही बनाने की कोशिश करनी चाहिए, बट जब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और ये देखना है कि क्या आप समझने के बाद क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हो। डिफिकल्टी क्या थी? जो प्रॉब्लम ऑफ वॉर थी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, एंड जो मेंबर थे डायरेक्टरी के वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस थे, ऊपर से करप्ट थे, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ डिड नेपोलियन वन सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग हिज कंट्रोल ओवर गवर्नेंस, किस तरीके से? क्योंकि वहां पे तो जो लीडरशिप थी वो इतनी अच्छी थी नहीं, लीडर अगर कच्चा होगा तो कोई ना कोई तो आएगा ही जो उसको हटाएगा वहां से। तो लोग खुद चाहते थे कि कोई अच्छा सा लीडर आ जाए, फ्रांस में थोड़ी टाइम के लिए शांति हो, तो उस टाइम का फायदा जो है नेपोलियन उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मिलिट्री जो है जीत की होती है, मिलिट्री विजय की होती है, तो ऑलरेडी उनका नाम होता है, तो उनके लिए ये चीज करना ईजी हो जाता है। People of France felt the need for a leadership that could establish peace inside and outside the country and defeat foreign powers. During this period, Napoleon I established the honor of France by military victories and eventually ended the rule of directory and established the control of power. Next चलते हैं, what is the importance of Napoleon Code? Napoleon Code was very important because it gives freedom, एम है भाई ये, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, केसेस वर मेड टू हियर ओपनली, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी वाज एस्टेब्लिश्ड। आप लोग इस चीज को ना ऐसे यहाँ पे अगर पॉइंट्स में लिखना चाहो तो इस तरीके से आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो इसको, अगर मन करे तो, मतलब मैंने इसको थोड़ा छोटा करने के लिए ऐसे लिख दिया था, तो यहाँ पे इस तरीके से चाहो तो ऐसे कर सकते हो आप लोग ऐसे, ठीक है, कोमास हटा लेना। ठीक है, दीज आर द टू प्रोविजन गिवन इन द नेपोलियन कोड आई लाइक मोस्ट, जो मुझे दो अच्छे लगे हैं। एक तो जो प्रिविलेज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ वर डिसकंटिन्यूड बाय दिस कोड, तो इससे मुझे क्यों अच्छा लगा उसने रीजन भी पूछा हुआ है, क्योंकि और दूसरा क्यों, फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाज प्रोवाइड अंडर इट एंड इट वाज सेड दैट गवर्नमेंट जॉब शुड बी गिवन टू दोज हु आर द मोस्ट क्वालिफाइड। तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो गवर्नमेंट जॉब है उन्हीं को दी जाएगी जो मोस्ट क्वालिफाइड रहेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं